वो शॉक की कंडीशन में जाता है, तो आपके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति को शॉक की कंडीशन आती है तो सबसे पहले आपको एक सिम्टम देखने को मिलेगा, उसमें लो बीपी की कंडीशन जाएगी, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन उसमें जाती है। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आपको सबसे पहले उसका बीपी स्टेबल करना होता है, या फिर लो ऑक्सीजन लेवल जाता है, उसको हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होती है या हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। देन आप क्या करोगे वहां पर, इस प्रोसेस को देखते हैं, इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के नाम पर जाना जाता है। यहां फर्स्ट एड में आप क्या करेंगे, फर्स्ट एड में आपको सबसे पहले रोगी को लिटाना है, लिटा करके रोगी के सिर को, रोगी के हेड को, ये रोगी है, रोगी के हेड को नीचे की तरफ और पैरों को ऊपर की तरफ, और जो लंबर रीजन होता है हमारा, पेल्विक रीजन जिसको बोलते हैं, उसको ऊपर की तरफ उठा करके नीचे तकिया लगा करके उसको, रोगी को लिटाते हैं। कुछ देर तक लिटाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के हेर फेर में, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है, बट फिर भी हम ऐसा प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी कंडीशन में हम 5 से 10 मिनट के अंतराल पर उसका बीपी मेजर करते हैं, O2 सैचुरेशन देखते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना आ रहा है, SpO2 वैल्यू उसकी देखते हैं, और वो इंक्रीज करने लगता है, देन ठीक है, अदरवाइज उस व्यक्ति को हम रेफर करना बेटर समझते हैं। दूसरा यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है, ये करने के बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, उसकी बॉडी को वार्मथ रखते हैं, गर्म रखना आवश्यक है, गर्म रखना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में रोगी का बॉडी ठंडी होती जाती है। ये जो मैंने आपको जस्ट अभी पॉइंट बताया कि रोगी को सिर नीचे करके उसके पैरों को और कमर को ऊपर रखना है, इसके बारे में एक व्याख्यान हमारे आचार्य चरक ने लिखा है। वो लिखा है उन्होंने गर्भिणी की परिचर्या में, गर्भिणी के साथ यदि रक्तस्राव यदि हो रहा है तब इस कंडीशन का वहां पर प्रयोग बोला है। तो ये कंडीशन हर जगह पर लागू हो सकती है, जहां पर हीमोरेजिक कंडीशन के कारण अगर, या किसी भी कंडीशन के कारण यदि बीपी लो हो रहा है, देन वो व्यक्ति शॉक की कंडीशन में जाने के जो मैंने लक्षण आपको बताए थे ऐसे डेवलप हो रहे हैं सिम्टम्स, देन आपको करना है, उसका कोटेशन है चरक शारीर स्थान में, आप देखिएगा चरक शारीर स्थान 8/25 में, 8वें चैप्टर के 25 श्लोक में आता है, पुष्प दर्शना देवैनाम ब्रुवात शयनम तावन मृदु सुख शिशिरास्ततरन अमीश दवनत शिरस्कम प्रतिपद्य श्वेति। इसका एक और रेफरेंस लव्स एंड वैली जो बुक है वहां पर भी मिलता है। व्हाट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ईयर was a question in oral examination, the answer required was word of comfort। ये L&V जो लव्स एंड वैली सर्जरी की अच्छी बुक्स में से मानी जाती है, वहां पर ये रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो एक बार ये लव्स एंड वैली का इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से भी ना पीजी की दृष्टि से, बट ये चरक का जो मैंने आपको बताया चरक शारीर स्थान, चरक शारीर स्थान 8/25, ये आप याद रखना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़ा और डीपली जाकर के क्लिनिकल पर्सपेक्टिव पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे एग्जाम का पैटर्न हमें लगता कठिन है बट वो कठिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोस्टली कोचिंग्स जो है हम देख रहे हैं, मोस्टली कोचिंग्स आपके किस चीज पर वर्क करती हैं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देने पर वर्क करती हैं, बट अब पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, वो पैटर्न जा रहा है थ्योरी टू प्रैक्टिकल। भाई उनको भी मालूम है, आप एक डॉक्टर हैं और एक चिकित्सक से उनको क्या करवाना है, अल्टीमेटली एक डॉक्टर से उनको चिकित्सा करवानी है।
वो आपको चिकित्सा करवाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको प्रोफेसर बनाने के लिए पीजी नहीं करा रहे हैं। प्रोफेसर, रीडर या लेक्चरर जो भी इसके जो वर्ड होते हैं, वो आपको नहीं बनाना है उनको। वो आपका एग्जाम इस बिहाफ पर नहीं लेना चाह रहा है कि चलो ठीक है प्रोफेसर बना भी दिया, तो प्रोफेसर पढ़ा रहा है किनको? स्टूडेंट्स को। इस चीज को समझना आवश्यक है। स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाकर के क्या बनेंगे? प्रोफेसर। फिर वो प्रोफेसर जाके किसको पढ़ाएंगे? स्टूडेंट्स को, वो बनेंगे प्रोफेसर। ये साइकिल चलता रहेगा तो भाई ट्रीटमेंट कौन करेगा? कौन ट्रीटमेंट करेगा? एमडी के बाद सभी लोग अगर पढ़ाने पर ही चले गए तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? ठीक है, मेरी मेरी हॉबी है पढ़ाना। मैं कॉलेज में भी था, तब भी अपने बैचमेट्स को मैं पढ़ाता था जो मेरे टॉपिक स्ट्रांग थे। मैं फर्स्ट ईयर से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया अपने बैचमेट्स को। जिन लोगों की बैक लग जाती थी मेरे पास आकर के पढ़ते थे। तो मेरी हॉबी है, बट मैं साथ में अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस भी तो कर रहा हूं। हालांकि मेरा शेड्यूल थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल होने की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता। 1 से 2 घंटे ही मैं शाम को बैठता हूं, 1 से 2 घंटे शाम को। लेकिन 1 से 2 घंटे मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं ना किसी की लाइफ में चेंजेस तो लेके आ रहा हूं ना। मैं किसी रोगी को स्वस्थ करने में सहायक तो हो रहा हूं। बट अगर मैं केवल मेरे पास मैं अगर आयुर्वेद से भी रुपए नहीं कमाऊं तो भी मेरे पास इतने सारे सोर्सेस हैं। मेरे पास क्या, सभी के पास इतने सारे सोर्सेस हैं कि अपनी दाल रोटी हर कोई चला लेगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। इतने सारे प्रोफेशंस हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक समाज हित की भावना होती है कि हम एक चिकित्सक बने हैं तो हमें चिकित्सा करना अनिवार्य है। इसीलिए कई कोचिंग्स क्या करती हैं, उन्होंने उठा करके आपको पढ़ा दिया थ्योरी और उन्होंने कह दिया ठीक है भैया यहां से कर। लेकिन बट अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जामिनर उस पैटर्न पे आपको आपकी थ्योरी के पैटर्न में से, थ्योरी जो आपको दी गई है उस थ्योरी में से क्लिनिकल एक्सपेक्ट निकाल के आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा पैटर्न पढ़ाने का है, जो आप पढ़ रहे हैं मेरे से, उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको चलना है। पहले हम थ्योरी को समझेंगे कि थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी क्या कह रही है, आचार्य ने क्या कहा है। अब जो कहा है उसका क्लिनिकल व्यू क्या हो सकता है। इसके डबल बेनिफिट हैं। एक तो आपको पीजी के बेसिस पर बेनिफिट मिलने वाला है, दूसरा आपको पीएससी में बेनिफिट मिलने वाला है, और इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि वहां क्लिनिकल क्वेश्चन आने वाले हैं इंटरव्यूज में। आपसे कोई थ्योरी का वहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बैठा है। थ्योरी उन्होंने आपसे एग्जाम में पूछ ली, अब उनको कोई मतलब नहीं है कि आप थ्योरी में से कितना जानते हैं। तो फिर वो क्या करना चाहेंगे, वो आपसे क्लिनिकल एक्सपेक्ट पूछेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट ये है कि देखो आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट नहीं हो पाते, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो प्लान बी आपके पास क्या है, अब क्या करेंगे। तो आपने क्लिनिकल एस्पेक्ट सभी समझे यहाँ पर क्लास में, देन आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करके अपनी नॉलेज को स्प्रेड करके और अपने ज्ञान को और बढ़ा करके अपने क्लिनिकल वैल्यू पे काम करेंगे। और क्लिनिकल एथिक्स पर काम करने से क्या होगा, आपकी अर्निंग शुरू होगी और एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछने के चांसेस होते हैं, देखिए आपने और सभी ने सुना है कि कोई भी व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए या कंडीशन हो जाए उसके साथ क्या करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम उसको थपथपाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी इस प्रकार से उसके साथ हरकतें कुछ ना कुछ करते हैं। ये कहीं ना कहीं सीपीआर नहीं मिलता है, सीपीआर जैसा नहीं लगता है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। उसको वापस रिवाइव करना है आपको उस व्यक्ति को, तो ये सीपीआर जैसा ही है, बस उसका प्रोसीजर गलत है। क्योंकि जिस समय सीपीआर बताया होगा हमारे आचार्यों ने, उस समय से अभी तक आते आते वो सीपीआर की लैंग्वेज हमारे यहाँ के लोकल लोगों के बीच गलत हो गई। सीपीआर में भी पुश करते हैं चेस्ट को कहीं ना कहीं हार्ट बीट को ब्लड पंप करने के लिए,
वहां पर प्रेशराइज किया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उसके वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या हैं हमारे? हृदय, सिर और लंग्स यानी फेफड़े। किसी किसी जगह पे बस्ती भी बोला गया है। जो त्रिमर्म हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं यही तो है। अगर ये जिंदा है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो इंसान को कोई भी डॉक्टर ये कह सकता है कि भाई इसको हम बचाने के पूर्णतः प्रयास करते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दिए तो क्या कहते हैं, व्यक्ति डेड हो गया है या कोमा में चला गया है। तो हमें रोगी को वार्म रखना है, वार्म रखना है। वार्म रखने का रेफरेंस कहां से मिलता है? सुश्रुत, मैं रेफरेंस बता रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको। सुश्रुत सूत्र स्थान 14/36। वहां लिखा है, अथाति प्रवर्तते सीता शादेन भोजनागरई शीतई परिषेक प्रदेहस्य उपाचरेत। यहां हाइपोथर्मिया की कंडीशन को, हाइपोथर्मिया की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। अब कैसे करोगे आप कंट्रोल? या तो उसके हाथ और तलवों को आप मलना शुरू कर दीजिए, या गर्म बोतल से उसकी शिकाई करना शुरू कर दीजिए, या कंबल उसको दे दीजिए, या वार्मर आता है वो उसको किसी तरीके से प्रदान कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है ना। तो ये आपको कंडीशन करनी है। इसका एक रेफरेंस और हमने देखा है, सुश्रुत सूत्र स्थान में जो फर्स्ट एड का जो मैंने आपको बताया, उसका भी एक रेफरेंस और मिलता है। उसका मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। सुश्रुत सूत्र स्थान 19/8। सुहृदयो विक्षिपन्यासु करयाभिव्रणवेदनः आश्वासयन्तो बहुशः स्वानुकूला प्रियंवदा। उन्होंने बोला है कि इस समय पर अगर किसी व्यक्ति को वेदना हो रही है, व्रण वेदना किसी प्रकार की हो रही है, तो उसको प्रिय संवाद, दिल को अच्छे लगने वाले ऐसे आचरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी फर्स्ट एड में आ जाते हैं। किसी को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि भाई शौक में जा सकता है, उसका अगर आपने मनोबल नहीं बढ़ाया तो व्यक्ति वहीं पर हथियार डाल देता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन आती हैं जिनका प्रयोग करते हैं। मेडिसिन का नाम है, जहां पर मॉर्फिन का प्रयोग भी किया जाता है। कितना किया जाता है? 1/6 to 1/4 ग्रेन, या इसको 1 ml के हिसाब से बोल देते हैं। इतना वैल्यू मॉर्फिन का देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं। इसको स्लो मोशन में देते हैं। कैसे? स्लोली स्लोली दिया जाता है। इसका कोई बड़ा इफेक्ट तो नहीं देखा जाता, बट ये वर्क करता है उस कंडीशन में, वहां पर इसको इसलिए दे देते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या आता है, अगर किसी को ब्लड वॉल्यूम यदि कम हो रहा है, किसी का ब्लड वॉल्यूम यदि कम हो रहा है, आज थोड़ा क्लास को हम शॉर्ट रखेंगे, फिर हम कल लॉन्ग क्लास लेंगे। तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो आप क्या करेंगे, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, या आप जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप उसको डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देंगे। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन बना करके उसको दे देंगे, जिससे उसका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से प्रॉपरली हार्ट पंपिंग को करना शुरू कर दे, और उसका बीपी जो है बढ़ जाएगा, जिसमें एनएस हुआ, आरएल हुआ, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स हैं उनका प्रयोग आप करके उनको दे सकते हैं। प्लाज्मा भी इसमें दिया जा सकता है। डिफरेंट ऑफ कंडीशन, डिपेंड, कंडीशन के ऊपर डिपेंड किया जाता है।
ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। इसमें माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सीपीआर टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। एक और मेडिसिन का यहाँ पर नाम आता है, उसमें है एड्रिनलिन, बहुत कामगर दवा है। एड्रिनलिन का प्रयोग किया जाता है, कॉर्टिसोन का प्रयोग किया जाता है, मेथाड्रिन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कई औषधियां हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो किस किस का? एड्रिनलिन, मेथाड्रिन, कॉर्टिसोन और बहुत सारी भी औषधियां। आयुर्वेद में जो प्रयोग किए जाते हैं, आयुर्वेद के प्रयोग देख लीजिए। कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, व्रत कस्तूरी का प्रयोग किया, जब हम कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, ऑल इंडिया पीजी की हम क्लास लेते हैं, तो वहां पर जब अपन भेषज रत्नावली को पढ़ते हैं, तो भेषज रत्नावली में इन सारी चीजों को वहां प्रयोग में हम बताते हैं कि कैसे कैसे इनके प्रयोग परफॉर्म किए जाते हैं और क्या ये चीजें हैं। अभी हमारा संडे टू संडे आयुर्प्रेन्योर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें क्लिनिकल वैल्यू पर अपन वर्क कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि क्लिनिकल एस्पेक्ट भी आपका मजबूत रहे। तो देखते हैं कितनी सफलता मिलती है हमें। सफलता हमारी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम जो सिखा रहे हैं वो आप अपने प्रैक्टिस में लेकर के आए, और जब आप हमें खुद बताएंगे कि सर आपने ये मुझे बताया था, मैंने ऐसा पेशेंट के साथ किया, मुझे रिजल्ट मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से होगा। और यही गिफ्ट हमें चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। देखिए, जरूरी नहीं है कि अभी आपने डिग्री की है तो क्लिनिक ओपन करें। जरूरी यह है कि आपके पास कोई सलाह लेने आए तो उसको सलाह एज अ डॉक्टर आप परफेक्ट सलाह दें, ताकि वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ हो, और जब भी आप अपने क्लिनिक की शुरुआत करें तब वो आपके लिए एज अ प्रमोटर वर्क करे, आपके नाम को आगे प्रमोट करे। और ऐसा भी देखा जाता है कि आप 20 डिग्री में भी लोगों को कई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी रोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। साधारण से रोगों से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है। देखो, प्रैक्टिस का एक सीधा सा फंडा होता है। फर्स्ट आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकंड, कॉन्फिडेंस के बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज, ये नॉर्मल नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, ये थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल नॉलेज आपको मिलती है, उस नॉर्मल नॉलेज के बिहाफ पर तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर बाकी मार्केटिंग स्किल्स हैं, जो एक अलग चीज है, बट ये तो मेनली होना ही चाहिए। अभी मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, हमारे जूनियर हैं, वो मेरे पास आए थे कि सर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो वो वही यही बात कह रहे थे, लगभग 2 ढाई साल उनको हो गई हैं कि सर मैं क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्लिनिक स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो हमारी मेरे क्लिनिक पर उनसे चर्चा होती रही। मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए कुछ बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है। आप सोचे मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत कुछ हो, कुछ जरूरी नहीं है। आपके पास जितना है, जो है, जहां है, वैसे ही शुरू कर दीजिए, घर से स्टार्ट कर दीजिए। अरे कॉलोनी में 2 लोग तो रहते होंगे, 2 लोग तो आएंगे आपके पास। आपके पास उन 2 लोगों के रेफरेंस से 4 लोग भी होंगे, 10 भी होंगे। समय लगेगा, बट अभी तो आप जीरो लेवल पे है ना। अभी तो आप जो कर रहे हैं, अभी तो आप जो कर रहे हैं वो जीरो है, आपका शून्य है। शून्य से एक बुक है पीटर थील द्वारा, पीटर थील जी की बुक है, आप पढ़ा कीजिए, ऐसी बुक है। पीटर थील जी की बुक है जीरो टू वन, शायद आप सभी ने नाम सुना हो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप एक जगह पर खड़े ना रहें, आप 1 तक का सफर तो तय कीजिए। 1 से 100 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये बिजनेस की फील्ड की सबसे बेस्ट बुकों मानी जाती है। आज आप ये पेटीएम, फोन पे और ये गूगल पे जितना भी यूज कर रहे हैं ना, डिजिटल पेमेंट आप जितना भी यूज कर रहे हैं, ये हमारे पीटर थील और इलॉन मस्क जी की देन है। इलॉन मस्क जी की देन है।
अब सोचिए कि जो आज से पहले पॉसिबल नहीं था, इन लोगों ने वो पॉसिबल किया। लेकिन आज चिकित्सा तो कई सदियों से पॉसिबल है, तो फिर आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? क्यों आप सोचते हो पेशेंट आएगा कि नहीं आएगा? अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कहां से? जब आप अभी इसी समय से लोगों को कंसल्ट करना शुरू कर दें, और कंसल्टेशन देने के साथ साथ आप लोगों का ट्रीटमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए आपने अगर कॉन्स्टिपेशन, मैं एक छोटा सा फंडा बता रहा हूं, कॉन्स्टिपेशन कितनी छोटी बीमारी है, कब्ज, कब्ज इतनी छोटी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज कितना सस्ता है और कितना छोटा सा है। आप एरंड भ्रष्ट रीत की दे दीजिए, आप त्रिफला दे दीजिए, आप पंचसकार दे दीजिए, आप सड़ब्रेचन चूर्ण दे दीजिए, कोई भी आपके पास ब्रेचे के द्रव्य हो, आप ब्रेचनादि बटी दे दीजिए, डेबुलेक्स दे दीजिए, लेक्सरेट दे दीजिए डाबर कंपनी की, हर्बोलेक्स दे दीजिए हिमालय कंपनी की, उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा। अगर आपने किसी का कॉन्स्टिपेशन ही रिलीफ करा दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप ऐसे भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो जो हम इस क्लिनिकल अपनी यात्रा में जो कर रहे हैं, उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आते रहिए। अब हम चलते चलिए रक्त मोक्षण की तरफ। नया टॉपिक है, नया टॉपिक कहें या फिर यूं कहें कि हीमरेज हमने पढ़ा, रक्त श्राव हमने पढ़ा, तो उसके बाद रक्त विस्रावण चिकित्सा को पढ़ना आवश्यक है। वो एक रोग था, एक व्याधि थी, अब हम चिकित्सा पढ़ते हैं। रक्त विस्रावण का पहला कोटेशन पढ़ते हैं हम। श्राव्य श्राव्यदस्य चिकित्सा अर्ध शल्य तंत्रे प्रकीर्तिता। श्राव्यदस्य चिकित्सार्ध शल्य तंत्रे प्रकीर्तिता मीन्स सुश्रुत शारीर स्थान में आचार्य सुश्रुत 8/23 श्लोक में बोल रहे हैं कि श्राव्य जो चिकित्सा है वो अर्ध चिकित्सा है, अर्ध चिकित्सा है। जबकि अर्ध चिकित्सा आचार्य चरक ने किसको बोला है? आचार्य चरक ने किसको बोला है? इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ये पीजी के व्याप पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे सुश्रुत किसको अर्ध चिकित्सा बोल रहे हैं? रक्त मोक्षण को। चरक किसको बोलते हैं? वस्ती को। बस ये क्वेश्चन बन गया, पीजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य चरक के अनुसार, चरक को तो बहुत बार पूछ लिया, वो सुश्रुत को पूछेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्ध चिकित्सा क्या है? अब आप ऑप्शन रखेंगे, सबसे पहले भी पटक देंगे बस्ती, दूसरे नंबर पर पटकेंगे वो आपको क्षार कर्म, थर्ड पे पटकेंगे वो आपको रक्त मोक्षण, और फोर्थ पे पटक देंगे आपको उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पटक दिया तो आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि यार बस्ती भी मैंने पढ़ा है अर्ध चिकित्सा में, मैंने यार रक्त मोक्षण भी पढ़ा है अर्ध चिकित्सा में, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बोला था, भागवत ने बोला था, काश्यप ने बोला था, या चरक ने बोला था, या हारित ने बोला था, इतने सारे आचार्य हुए हैं, किसने क्या बोला भाई? कंफ्यूजन तो यही हो जाती है। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो बोल दिया। ऐसा नहीं है, जिसने जो ज्यादा प्रैक्टिस किया उस पे उसकी कमांड हुई, उसने उसको अर्ध चिकित्सा बोल दिया। मान लीजिए किसी डॉक्टर की प्रैक्टिस एमॉक्सिसिलिन 625 पर है, तो वो उसको लिख देगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। लेकिन किसी की डॉक्सीसाइक्लिन पे है, तो वो डॉक्सी को प्रिस्क्राइब कर देगा। यही आयुर्वेद में किसी से लक्ष्मी विलास रस पे उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो लक्ष्मी विलास रस लिख देगा। किसी की तालीसादी प्लस त्रिभुवन कीर्ति को मिक्स करके कॉम्बिनेशन देने पर अच्छी है, वो उसको कर देगा। तो यहाँ इन्होंने भी गलत नहीं बोला, उन्होंने भी गलत नहीं बोला। तो यहां वो बोल रहे हैं कुल मिलाकर के कि आचार्य चरक ने वस्ती को बोला है और आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को बोला है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट को। आप मेरी क्लास लेने के लिए आए, डॉक्टर राम की भी क्लास लेने के लिए आए, तो हमारा सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि पेन और पेपर
अपने पास रखें, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाते हुए बीच बीच में बताते रहते हैं, जो मैं बोलता रहता हूं कि ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 70% हमने देखा है प्रीवियस एग्जाम्स में, 70% उन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, 70% क्वेश्चंस आते हैं। अभी आयुष सीएचओ का एग्जाम हुआ था हमारे एमपी में, आयुर्वेदिक सीएचओ का। तो उस एग्जाम में मैंने रात को, जस्ट 2 रात पहले मैंने 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कराया था अपने स्टूडेंट्स को। इसमें एक शल्य था और शालाक्य था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो पॉइंट्स मैंने उनको लिखवाए थे, ये इत्तेफाक हो सकता है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि हमारी बहुत बड़ी विजय है। 90% 90% क्वेश्चन जो शल्य और शालाक्य से पूछे गए थे, वो केवल उन्हीं 2 रात के 9 to 10 की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो उसमें आए। और वहां पर हमारे 3 स्टूडेंट्स क्लियर कट मेरिट के आसपास पहुंचे। सिलेक्शन तो हो ही चुका था, मेरिट के आसपास पहुंच गए थे। लगभग 6 स्टूडेंट्स का हमारा उसमें सिलेक्शन हुआ। देखो उनकी जॉब सिक्योर हुई कि नहीं हुई, जॉब सिक्योर हुई कि नहीं हुई। केवल ये चीजें, इसलिए मैं बोलता हूं जो हम आपसे बोले उन चीजों को आप नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आपके एग्जाम में कंफ्यूजन के चांस दूर हो जाते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं आचार्य भागवत से। भागवत बोलते हैं, एकस्य क्रिया सर्वा रक्त मोक्षण एकतः। वो के भागवत जी कह रहे हैं यार, रक्त मोक्षण पूर्ण चिकित्सा है। आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं भाई अर्ध चिकित्सा है, भागवत कह रहे हैं पूर्ण चिकित्सा है। देखो अब कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगा। भाई सर्जरी के पितामह कौन है? सुश्रुत। और वहीं भागवत जी का काल कौन सा रहा है? 6वीं से 7वीं सेंचुरी के आसपास, जो कि गौतम बुद्ध, जो कि बुद्ध जी का समय था। बुद्ध जी के समय पर क्या था? गौतम बुद्ध के समय पे अहिंसा का बोलबाला था, हिंसक गतिविधियां बंद थी, और सर्जरी को क्या माना जाता था? हिंसक। इतिहास से जोड़ के चलना पड़ेगा हमें, चीजों को इतिहास से जोड़ेंगे तब एक कहानी के रूप में हम समझेंगे, तो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो क्या था भाई, उस समय गौतम बुद्ध जी का बड़ा प्रभाव था। श्रीलंका ले लो, चाइना ले लो, इंडिया ले लो, हर जगह। तो उनके जो अनुयायी थे ना, वो जो सर्जरी करते थे लोग बाग, उनको रोकते थे, भाई ये काटा पीटी बंद करो, दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करो। इसलिए भागवत संहिता आप पढ़ते हैं जो सुबह चल रही है हमारी, 6:30 से 7:15, 7:30 तक हम उसको कर रहे हैं। धीमे धीमे 8 बजे तक उसको ले जाएंगे। तो जो हमारी संहिता चल रही है, उस संहिता में आप देखेंगे, भागवत संहिता को जब पढ़ेंगे तो वहां पर सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही पॉइंट बोले गए हैं। बाकी मेडिसिनली, ऐसी डिजीज जिन डिजीजों का ट्रीटमेंट आज सर्जरी से पॉसिबल है, उन डिजीजों का ट्रीटमेंट उन्होंने मेडिसिनली किया हुआ है आचार्य भागवत जी ने, और क्लियर कट कंसेप्ट के साथ उन्होंने ट्रीट किए हैं। मतलब आपकी मजबूरी अगर किसी चीज को लेकर है, तो वो मजबूरी भी आपका वरदान बन जाती है। अभी मैं आपसे कह दूं, भाई आपको नाव नहीं मिलेगी, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, बस आपके पास इस पानी में मैं आपको फेंक रहा हूं, आपको अब बचना है। कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, हाथ पैर मारना तो सीख ही जाओगे, हाथ पैर मारना तो सीख ही जाओगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में गौतम बुद्ध जी के समय पे भागवत जी ने सर्जरी से ज्यादा मेडिसिन पर वर्क किया, आचार चरक को ज्यादा फॉलो किया, और उन्होंने वो लिखी। लेकिन ऐसी पुस्तक जहां पर सर्जरी पर गौतम बुद्ध के समय यस्य बुद्धाय नमः तस्य बुद्धाय नमः करके जिस भागवत संहिता की शुरुआत होती है, उस समय पर अगर रक्त मोक्षण को संपूर्ण चिकित्सा बोल दिया है, पूर्ण चिकित्सा बोल दिया है, तो ये पीजी का और एमपीपीएससी का या यूपीपीएससी या यूपीएससी, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे हिमाचल पीएससी ही क्यों ना हो, वहां का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 2017 या 18 के आसपास हिमाचल पीएससी आई थी। मैंने उस समय भी हिमाचल पीएससी को फाइट किया था, बस मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया था, क्योंकि थोड़ा मेरे यहाँ से दूर पड़ जाता था वो, और उस समय सैलरी भी उसकी कम थी।
तो हम हर जगह के एग्जाम को क्वालिफाई कैसे कर लेते हैं? आरवीएस के मैंने मध्य प्रदेश में क्वालिफाई किया। मोस्टली जहां तक है सीसीआरएस का, मैंने एसआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करके, इंटरव्यू को क्वालिफाई करके मैं 2 बार नियुक्त हुआ हूं वहां पर सीसीआरएस में। तो ये चीजें होती कैसे हैं? हमें ये माइंडसेट समझना होता है कि एग्जामिनर क्या सोचेगा और कितना सोचने की उस एग्जामिनर की औकात है। क्योंकि आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो, आपको ये तो क्लियर समझ में आ गया है कि भाई किस लेवल का पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, है ना? तो वहां से उनके क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा कोई अच्छा नॉलेजेटिक बंदा होगा तो वो किस लेवल का पेपर बनाएगा, तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है क्वेश्चन कहाँ से बनते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन पैदा करें या एक्सेप्शंस आपको लगें, वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। त्वग दोषा ग्रंथया सोफा रोगा सुनिदाशे रक्त मोक्षणम शीला नामना भवंती कदाचन। त्वचा के रोग हुए, ग्रंथि हो गया, सोफ रोग हो गया, ये सारे रोगों को हम रक्त मोक्षण से आसानी से ठीक कर सकते हैं। रक्त विश्रावण को जो सप्त उपक्रम है, सप्त उपक्रम हम पढ़ेंगे आगे, जब जैसे जैसे हम सर्जरी में आगे जाएंगे, तो उसमें सप्त उपक्रम में पहला आता है आदौ विमलापनम, द्वितीय रक्त मोक्षणम एकतः, ऐसे करके पाटनम क्रिया, इस प्रकार से श्लोक आता है। वहां पर रक्त मोक्षण को द्वितीय स्थान प्राप्त है, सेकंड मेरिट लेकर के आया है जी उस एग्जाम में। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ उपकरण है रक्त विश्रावण के, जिसमें श्रृंग आता है, अलाबू आता है, जलौका आता है, सूची आता है, कुशपत्र है, त्रिकूर्चक है। त्रिकूर्चक ट्रोकार कैनुला आपने देखा होगा, नहीं तो गूगल करके देख लेना। ट्रोकार कैनुला जो आजकल चल रहा है वही त्रिकूर्चक का एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा त्रिकूर्चक का महत्व क्या है। तो उन्होंने बोला है विशेषण बाल वृद्ध वीरु सुकुमार नारीणाम संज्ञा राजपुत्राणाम च त्रिकूर्चकेन विश्राव्यते। सुश्रुत बोल रहा है विशेषकर बच्चे हुए, वृद्ध हुए, डरपोक हुए, नारी हुई, सुकुमार यानी कि एक ऐसा लड़का जिनको बोलते हैं मीठे टाइप के हैं, उस टाइप के लड़के हो गए, राजा का पुत्र है। भाई ऐसे लोगों को आप दर्द नहीं दे सकते, नहीं राजा का पुत्र गर्दन काट देगा अगर उसको दर्द हुआ। तो बिना दर्द के बहुत कम ही समस्या के दौरान आप उसका रक्त मोक्षण भी कर दें, तो कौन सी चीज का प्रयोग करना चाहिए? त्रिकूर्च यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं हम रक्त विश्रावण के भेद पर, जिसमें श्रृंग आता है जो वात दुष्टि में आता है। इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, ट्रिक आपको बता रहा हूं। ट्रिक है सजा। रक्त मोक्षण होता है, सजा मिलती है ना कि आपका खून निकाला जा रहा है। सा से हो गया श्रृंग, जा से हो गया जलौका, आ से हो गया अलाबू। तो इसको वात, पित्त और कफ, इस क्रम में आप याद कर लीजिए कि सा से श्रृंग तो वात दृष्टि में, और जा से जलौका तो पित्त दृष्टि में, और आ से अलाबू तो कफ दृष्टि में प्रयोग हुआ। मतलब आपने सजा दे दी, सजा बात पित्त कफ, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा। श्रृंग से तात्पर्य गौश्रृंग आपको लेना है, जिसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी होनी चाहिए उष्ण होना चाहिए, उष्ण विपाकी होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सुलक्षण होना चाहिए। 10 अंगुल तक, 10 अंगुल तक की गहराई तक का ये ब्लड निकाल के फेंक देता है। अब ये होना कितना लंबा चाहिए, इसका प्रमाण क्या होना चाहिए? इसका प्रमाण होता है 18 अंगुल लंबा और 3 अंगुल व्यास का, डायमीटर इसका 3 अंगुल। मतलब कैसा? ये डायमीटर जो है ये 3 अंगुल होना चाहिए, इसकी जो ये लेंथ है ये 18 अंगुल, ये 18 अंगुल उसकी होनी चाहिए। तो ये हमने बोला है। और सरसबद्ध छिद्र होना चाहिए, सरसों का जो बीज होता है उतना छोटा छेद होना चाहिए उसमें। अब आता है अलाबू पे। अलाबू कैसी होनी चाहिए? कटु, रूक्ष और तीक्ष्ण होनी चाहिए। 12 अंगुल तक ये रक्त मोक्षण करती है। श्रृंग कितना कर रहा है? 10, और ये अलाबू 12। 12 अंगुल लंबा होता है, 18 अंगुल चौड़ा ये होता है। अलाबू मीन्स कपिंग, आपने देखी कपिंग थेरेपी, उस कपिंग थेरेपी में कप होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। जलौका,
जो सभी जानते हैं। लीच थेरेपी बड़ी फेमस हो रही है इस समय पर। एक हस्त परिमाण में, एक हाथ के बराबर ये रक्त मोक्षण करने में सक्षम होती है। इतना खून चूस लेती है ये, मतलब इतना क्लीन कर देगी आपका ब्लड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शस्त्र विश्रावण। अब शस्त्र से विश्रावण करना है, प्रच्छान कर्म करना है। छोटी छोटी पिंडीभूत स्राव यहां से होता है रक्त। चलिए हम कहां पर, हम शस्त्र विश्रावण पर आ गए थे। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि प्रच्छान कर्म जो है उसका कर्म क्या होता है। प्रच्छान कर्म एक लोकल लेवल की रोग को, जहां पर दोष ज्यादा अंदर तक विराजमान नहीं हुए हैं, धातुओं में विलीन नहीं हुए, तब इन चीजों को हम करते हैं तो प्रच्छान कर्म होता है। छोटी सी निडल से प्रच्छान करते हैं, वहां पर लगाते हैं, प्रिक करते जाते हैं, प्रिक करते जाते हैं, और श्रावण सा होता है। कैपिलरी, एक तरीके से कहूं तो कैपिलरी से ब्लड का निकालना प्रच्छान कर्म है। श्रावेद वेंस से निकालना श्रावेद है। अवगाढ़तम या शरीरगत दोषों को निकालने पर, जब बहुत ज्यादा दोष धातुओं में विलीन हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्रोतों को दुष्ट करने लगे हैं पूरी बॉडी के अंदर एक तरीके से मान ली, तब हम श्रावेद को करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये बहुत अंदर से पूरे सर्कुलेशन में से ब्लड को निकालने का कार्य करती है। अब आता है त्वचागत दोष की गंभीरता में रक्त मोक्षण का क्रम क्या है। तो यहाँ आता है स्राव विषाण तुम व्यस्तु जलो का भी पदस्तता अवगाढ़म यथा पूर्वम निर्हरेत दुष्ट सोणितम। शुश्रुत सारी स्तन 8/25 का श्लोक है। अब इसके लिए हमने इसको इस तरीके से हमने डिफाइन किया, थोड़ा मैं आपको इसको ट्रिक के फॉर्म में बताता हूं। ये बोल रहे हैं त्वचागत दोष की गंभीरता में रक्त मोक्षण का क्रम। तो इनका बोलना है कि डीप टिश्यू यानी अंदर से बाहर की ओर। कैसा? अंदर मान लीजिए कि मेरी स्किन की 7 लेयर हैं और पहली लेयर में दोष नहीं है, अब 7वीं लेयर में दोष है, तो आप क्या करोगे? 7वीं लेयर में दोष है तो वहां से रक्त मोक्षण करने के लिए आपको शिराभेद करना पड़ेगा, शिराभेद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर 6वीं लेयर पे है या 5वीं लेयर पे है, मतलब उससे थोड़ा कम दूषित है, तो आपको विषाण कर्म करना पड़ेगा। यदि उससे भी कम है, मिडिल स्टेप पर अगर रोग है, मान लो 3री लेयर पे अगर रोग पहुंचा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन इस टाइप के अगर है, डीप डाउन फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडाइसिस वगैरह है, तो आप उसमें अलाबू करेंगे। और यदि उसके बाद थोड़ा सा और सुपरफिशियली इन्फेक्शन है तो उसमें आप जलौका करेंगे। और यदि केवल ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, किसका? फ्रुंकुल्स का, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, या फिर डैंड्रफ जैसी कंडीशन बार बार डेवलप हो रही है, तो वहां पर आप प्रच्छान कर्म करेंगे। अब बस आप इतना याद करिए इस ट्रिक को कि अंदर से बाहर की ओर आपको चलना है, यानी प्रगाढ़तम दोष, अवगाढ़ दोष, डीप धातु में, गहराई में, धातुओं की गहराई से लेकर के धातुओं के प्रथम स्तर तक जाने के प्रोसेस को हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें एक ट्रिक आपको सामने दिख रही होगी, सिवी एजेपी, एपीजे नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये एजेपी है। एजेपी से आम आदमी पार्टी का नाम सभी ने सुना है, तो भाई समझ लीजिए कि शिवी आम जनता पार्टी है ये। कोई बोल रहा है शिवी आम जनता पार्टी, भाई मैंने पूछा आप किसको वोट देंगे, तो शिवी ने कहा कि मैं आम जनता पार्टी को वोट दूंगी। तो शी से शरावेद, वी से विषाण कर्म, विषाण यानी श्रृंग, ए से अलाबू, जे से जलौका, और पी से प्रच्छान कर्म आपको करते हुए इस लेवल पर आगे की ओर बढ़ना है। इस ट्रिक से आप ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए। अंदर से बाहर की ओर त्वचागत दोषों में गंभीरता को देखते हुए रक्त मोक्षण का क्रम है शिवी
आम जनता पार्टी यानी कि आ फॉर अलाबू, जे फॉर जलौका, पी फॉर प्रच्छान कर्म। सिबी एजेपी, इसको आप याद कर लीजिएगा। और यदि ना हो पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी कल तक। तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुनिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कि रक्त की अवस्था अनुसार रक्त मोक्षण कैसे करें। तो रक्त की अवस्था अनुसार रक्त मोक्षण करने के लिए बोला है, अवगाढ़े जलौका स्यात् प्रच्छन्नम पिंडते हितम, सिरा अंग व्यापके रक्ते सिरसंगालाभु त्वची स्थिते। अब यहाँ इन्होंने अलग अलग बोल दी, यहाँ भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद होगा। देखो जी फोर गंभीर, जी फोर गंभीर, जी में क्या होता है, जा के ऊपर ई की मात्रा लगी होती है हिंदी में। तो जी फोर गंभीर, तो ई की मात्रा मैंने हटा दी, तो जलौका वाला जा आ गया। तो गंभीर को जलौका से ठीक करोगे। पिंडीभूत दोष है, पिंडीभूत, पिंडीभूत किससे शुरू हो रहा है, पी से, तो उसको पी से ही ठीक करोगे, मतलब प्रच्छान कर्म करोगे। देखिए इतना अच्छा कंसेप्ट शायद मेरे ख्याल से सोच के ही बनाया है या भगवान ने बना के दिया है कि जैसा नाम वैसा ही काम। अब सर्व शरीर व्यापी, पूरे शरीर में है। एस फोर सर्व शरीर, तो एस फोर शराब यदन, पहले ही आपको बता चुका, शराब यदन में डीप डाउन ब्लड लेटिंग होती है, रक्त मोक्षण होता है। तो सर्व शरीर व्यापी है, एस फोर सर्व शरीर व्यापी, एस फोर श्राव यदन, पी फोर पिंडीभूत, पी फोर प्रच्छान कर्म, जी से गंभीर, तो जी से जलौका। ठीक है, सिंपल यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फिर बोला है उन्होंने त्वचा, त्वचागत रोगों में भाई टी फोर त्वचा नहीं, टी फोर त्वचा नहीं, एस फोर स्किन क्यों नहीं कर सकते इसको। तो एस से स्किन, तो एस से श्रृंग एंड अलाबू। हो गया ना पूरा याद। कैसे फिर से रिवाइज करते हैं, जी फोर गंभीर, तो जी फोर जलौका, पी फोर पिंडीभूत, तो पी फोर प्रच्छान कर्म, एस फोर सर्वव्यापी, तो एस फोर शरावेद, एस फोर स्किन, तो एस फोर श्रृंग एंड अलाबू। इस प्रकार से ये रोग हैं, रोगों की अवस्थाएं, और ये उनको ठीक करने की अवस्थाएं हो गई। तो इस प्रकार से हम रक्त मोक्षण परफॉर्म करेंगे रक्त धातु के बिहाफ पर। रक्त मोक्षण का निषेध किन में बोला है, तो इनको रट लीजिएगा भाई, पांडु रोग में नहीं करना है, एनीमिया की कंडीशन में नहीं करना है। एक तो हेमोग्लोबिन की कमी है, रक्त मोक्षण कर दोगे तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा अर्श में नहीं करना है भाई, पाइल्स में भी क्या होता है, हीमराइड्स में भी ब्लड निकल रहा होता है, उधर रोगों में ना करें। कई बार गैस्ट्रिक अल्सर में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस समय इतनी संभावना नहीं थी कि पता चल जाए। गर्भिणी में नहीं करना है, गर्भिणी में तो सारे कर्म करने को मना किया गया है, क्योंकि वहां तो बेचारी वैसे ही हर महिला कहीं ना कहीं एनीमिया से ग्रसित हो रही होती है। प्रेग्नेंट लेडी कहीं ना कहीं, वैसे उसका 15 हेमोग्लोबिन रहेगा, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उसका 10 और 11 के आसपास झूलता रहेगा। ये फैक्ट है। हम एएनसी कर रहे हैं रोज। एंटीनेटल चेकअप में हम जो देखते हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है। बहुत ग्रामीण महिलाओं में तो बहुत बुरी हालत है, 6 से 7 8 के आसपास उनका एचपी लेवल रहता है। रक्त मोक्षण से पूर्व क्या करना है, देखिए रक्त मोक्षण में क्या निकलने वाला है, रक्त मोक्षण में निकलने वाला है ब्लड। ब्लड का ज्यादा पोर्शन किससे बना हुआ है, वाटर से। वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया होगा तो क्या होगा, बीपी। बीपी लो होगा, बीपी लो होगा तो क्या होगा, आदमी शॉक में जा सकता है। तो ऐसे केस मिलते हैं, ये साइकिल चलती है। कई केस मिलते हैं, और इसी शौक में जाने की वजह से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि भैया त्रिकूर्चक से कर देना। ये तो राजा के पुत्र का करोगे, वृद्ध का करोगे, बालक का करोगे, सुकुमार पुरुष का करोगे, स्त्री करो, स्त्री खून देख के वैसी डर जाती है। आपने उसका ब्लड लेटिंग कर दिया, वो ब्लड देख के वैसी डर जाएगी। इसलिए जब इसकी आप डिटेल पढ़ोगे ना रक्त मोक्षण की, तो आपको पता चलेगा कि आंख के ऊपर कॉटन रखनी है गीली, ताकि उसकी आंखें बंद रहे और शांति से ठंडे ठंडे में वो अपना रक्त मोक्षण करा के चली जाए।
तो रक्त मोक्षण से पूर्व क्यों कराना है यवागुपान? क्योंकि यवागुपान से लिक्विड फॉर्म होती है ये, बॉडी को एक तो बल प्रदान होता है, ब्रहण कर्म होता है, बॉडी के अंदर एक शक्ति प्रदान होती है, साथ में अग्नि के लिए अच्छा है, अग्नि मांद नहीं होने देता ये, और ब्लड के अंदर वाटर की बैलेंस को बनाए रखने का कार्य करता है। तो हमने आज ये रक्त मोक्षण को पढ़ा। कल हम इसके आगे का जलौकावचरण पढ़ेंगे और श्रावयुध को फिनिश करेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो हीमोरेज था, जिसको हम रक्तस्राव बोल रहे थे, उसके बाद शॉक हमने पढ़ा था, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम संज्ञाहरण यानी एनेस्थीसिया की ओर चलेंगे। संज्ञाहरण की ओर चलेंगे, एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, एनेस्थेटिक प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या एक्चुअल उनके डोज है, कौन कौन सी डिजीज में क्या देना है, हम इसको देखेंगे कल के लेक्चर में। आज की क्लास यहीं तक।